Hi, this is कोमल चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल GS 365 एंड आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट। तो हम आज पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है उनके बारे में जानेंगे, चुनाव किस तरीके से होता है, ठीक है, वो समझेंगे, और इम्पीचमेंट का सिस्टम क्या है, योग्यता क्या होती है और किस आधार पर इम्पीचमेंट को लाया जाता है। हम बहुत डिटेल में राष्ट्रपति को समझने वाले हैं आज। सो बी अटेंटिव इन द क्लास। बहुत सारी चीजें जो स्लाइड में मेंशन है और कुछ चीजें हैं जो स्लाइड में मेंशन नहीं है। सो बहुत अटेंटिव होके क्लास को सुने ताकि आपको चीजें समझ में आए और आप कनेक्ट कर पाए, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था, उससे पहले डिस्कस कर लेते थोड़ा स्ट्रेटजी को लेके कि जीएस को कैसे पढ़ें, कैसे समझें जीएस को। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 7-8 साल का, उसको शेयर करते हुए बताऊंगा कि दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं क्लास में। एक जिनकी अभी एज नहीं हुई है, ठीक है, यानी कि वो एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं अभी। दूसरा, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हमें दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। तो जब मैं बात करूं कि जो लोग जिनका एज नहीं हुआ है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो फाउंडेशन से पढ़ें, बेसिक से पढ़ें और बहुत डिटेल में पढ़ें, ताकि जब उनका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो तो चीजें उन्हें पता हो, ठीक है, वो कनेक्ट कर पाए चीजें, ठीक है। और जो वो वन लाइनर पे ना जाए जिसे स्टैटिक जीके के नाम पे आपको चेपा जाता है, तो आप उससे बचें। जिनकी अभी एज नहीं हुई है वो फाउंडेशन से पढ़ें, ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़ें, ताकि चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा पता हो। जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो चीजें हम कनेक्ट कर पाते हैं, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं जब हमको स्टैटिक जीके के नाम पे चेपा जाता है वन लाइनर, तो आपको क्या होता है कि आपको रटना पड़ता है। जब आप रटते हैं, चीजें कनेक्ट नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं आती है, तो वो क्या होता है, आप भूलते जाते हैं। तो फिर आप कहते हो कि जीके याद नहीं हो रही है। वहीं जो लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं, सो उनके पास ऑप्शन नहीं है, सो वो पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि जो पॉइंट्स एग्जाम में पिछले एग्जाम्स में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, पीवाईक्यू में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो मेंशन करो, उसको ज्यादा रिवाइज करो, ताकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, अगर सेम चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो आपका क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। सो जो हम पढ़ रहे हैं अभी के लिए, जो सीरीज ये चल रही है, ये है फाउंडेशन सीरीज। ये उन बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो अभी 12th कर रहे हैं, 12th करके जो अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए यही है, क्योंकि ये बेसिक टू डेप्थ है। लेकिन जो बच्चे अभी एग्जाम जिनको देना है, उनके लिए मैं एक नई सीरीज लेके आऊंगा, यूपी पुलिस स्पेशल, जहां पे हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जब आप पढ़ते हैं ये वाली सीरीज, मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको महसूस हो रहा खुद से ही कि हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं चीजें। सो ये जो लेक्चर जो प्लेलिस्ट है जो हम अभी चल रहा है, इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत डिटेल में चीजें मिल रही हैं। ये फाउंडेशन है, यानी कि बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है और आपको एडवांस तक लाया जा रहा है। तो ये उन बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो अभी अपनी तैयारी को स्टार्ट करने वाले हैं, जो एग्जाम नहीं देने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है लेक्चर बड़ा हो रहा है और चीजें बहुत ज्यादा डीप में पता चल रही है आपको। सो जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो प्रीफर नहीं करेंगे इस वीडियो को, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो उनके लिए हम लेके आएंगे यूपी पुलिस स्पेशल लेके आऊंगा मैं। जी अभी थोड़ा काम चल रहा है, नोट्स तैयार कर रहा हूं, ताकि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ वीडियो लेक्चर लो और जो पीपीटी है वो आपको ग्रुप में मिल जाए सिंपल तरीके से, और विद इन 7 आवर्स में आपकी पॉलिटी खत्म हो जाए। और जब आप रिवाइज करने बैठे तो 1 घंटे 2 घंटे में आपकी पूरी पॉलिटी आप खत्म कर पाए। इस तरीके से मैं बना रहा हूं, और वो सिर्फ हवा में नहीं बन रहे हैं, बहुत मेहनत लग रही है। मैं बहुत पीछे के ट्रेंड्स, पीवाईक्यू सब कुछ देख के इस तरीके से बना रहा हूं, ताकि आपको कम समय में ज्यादा आउटपुट मिले। सो वेट, जो यूपी पुलिस के लिए तैयारी करने चाह रहे हैं वो वेट कर लिए 2 से 3 दिन, डाटा कंप्लीट हो जाएगा, वो अपलोड कर दिया जाएगा और वीडियो आ जाएगी आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज का टॉपिक है हमारा प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की हम बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो प्रेसिडेंट जी, जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो संविधान के भाग 5 सबको पता है। भाग 5 में क्या है? संविधान के भाग 5 में है संघ कार्यपालिका। संघ कार्यपालिका है भाग 5 में। और संघ कार्यपालिका का हिस्सा कौन कौन होते हैं जब हम बात करते हैं, तो हमने फर्स्ट वीडियो में अपने जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तब ये बात बताई गई थी आपको स्लाइड के द्वारा कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद हो गया, और महान्यायवादी सॉलिसिटर जनरल शामिल किए जाते हैं। तो ये सब लोग मिलकर बनाते हैं संघ कार्यपालिका। यानी कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो,
अगर प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई अनुच्छेद आर्टिकल पेपर में आता है तो वो मिलेगा 52 से 78 के बीच में, यानी कि 52 से 78 के बीच में जो आर्टिकल होंगे, प्रेसिडेंट होगा तो ही मिलेगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा तो ही मिलेगा, प्रधानमंत्री मिलेगा तो ही मिलेगा, और सॉलिसिटर जनरल मिलेगा तो ही मिलेगा। यानी कि इन सबसे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल अगर एग्जाम में आता है तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि वो डेफिनेटली 52 से 78 के बीच में होगा। अगर इनसे अलग कोई ऑप्शन होता है तो आप तो सीधे सीधे इलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो हमारा संघ पालिका का हिस्सा है ही नहीं, तो वहां से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, लिखा हुआ है, और इसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं, इसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। तो नोट कर सकते हैं आप, इसे प्रथम नागरिक भी कहते हैं। बहुत सारी चीज ऐसी जो स्लाइड में मेंशन नहीं है तो उनको नोट करता रहूंगा, आप साथ के साथ स्टॉप से बनाते रहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो में कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो आप वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो निकल जाएंगी दिमाग से, क्योंकि आप एट टाइम याद रख सकते हैं बट उस टाइम आपको याद नहीं रहेगा जब आप कुछ दिन बाद इसको रिकॉल करोगे। स्लाइड आपके लिए अवेलेबल है, बट स्लाइड से अलग जो मैं नोट करूंगा उसे आप अपने किसी नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। और हो सके तो स्लाइड के प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, है ना। थोड़ा खर्चा कीजिए खुद पे, वेस्ट नहीं होना पैसा, लेकिन आपको स्लाइड मिलेगा। स्लाइड जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि ये बुक नहीं है और एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर 4 से 5 पेज हैं। तो आपको ऐसा नहीं बहुत मोटी बुक कैरी करनी है, 4 से 5 पेज उठाए, रिवाइज किया, 10 मिनट रिवाइज खत्म, प्रेसिडेंट खत्म। यानी कि जब आप प्रेसिडेंट पढ़ लोगे तो आप प्रेसिडेंट से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत डीप में है ये। और 5 से 10 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में। जब आप रिवाइज करेंगे, राइट, तो 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने में। सो नोट्स बनाते रहिए और हो सके तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, थोड़ा खर्चा वर्चा कीजिए, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं देश के प्रथम नागरिक के रूप में किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति राज्य के कार्य प्रमुख होते हैं, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, कमांडर इन चीफ होते हैं, ठीक है। दूसरा, देश के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्र प्रमुख है तो जो भी काम होगा, ठीक है, वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। अब इससे संबंधित आर्टिकल है एक 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत में, भारत का क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा। किसकी बात कर रही है? राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। कार्यकारी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, समझ गए हम। और अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्र प्रमुख होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो जब बात होगी कि राष्ट्रपति भारत का एक अध्यक्ष होगा, वो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 52वें अनुच्छेद में, सिंपल। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग हमारा है राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है, सिंपल, निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। यानी कि जनता के द्वारा इसका चुनाव नहीं किया जाता है। किसका? राष्ट्रपति का, सिंपल। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, ना कि जनता के द्वारा। तो सिंपल किस तरीके से? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है राष्ट्रपति को। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। तो अब बात आता है हमारा कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। बताइए कौन कौन शामिल होंगे? तो निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा। और कौन होंगे? निर्वाचित। आप सभी को पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं। हालांकि अभी के लिए राज्यसभा में 2 सदस्य मनोनीत नहीं होते हैं। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, उनको हटा दिया गया है। यानी कि अब लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है, न कि 552। लेकिन राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारा है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन आ रहे हैं? संसद के दोनों सदस्य,
और राज्यसभा की विधानसभाओं के सदस्य। यहां ध्यान देने की बात यह है, विधान परिषद को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होती है और राष्ट्रपति हर राज्य को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एक रूपता लाने के लिए विधानसभाओं को शामिल किया गया है, ना कि विधान परिषदों को। नेक्स्ट यहां पे मेंशन नहीं है, दिल्ली और पुदुचेरी, यानी कि दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको शामिल किया जाता है किसमें, निर्वाचक मंडल में। कौन कौन से हैं, दिल्ली एंड पुदुचेरी, राइट। और ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, चुनाव आर्टिकल 54। तो अभी हमने दो आर्टिकल कवर किए, आर्टिकल 52 एंड आर्टिकल 54, राइट। आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 52, दो आर्टिकल हमने अभी कवर किए। उससे पहले अब एक चीज और समझो, क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होने वाले सदस्य कौन कौन से होते हैं, बताइए। शामिल नहीं होने वाले, अभी तक हमने सीखा शामिल होने वाले, अब हमें बताइए शामिल नहीं होने वाले लोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने बात की, सदन के सदस्य थे लेकिन निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया था निर्वाचक मंडल में, तो मनोनीत वाले रह गए, मनोनीत रह गए। दूसरा, विधान परिषद को शामिल नहीं किया गया है, और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा स्थापित होनी है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो जब हम बात करते हैं दो कौन कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं, तो दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हमने शामिल किए थे, तो विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राइट। और इसी तरीके से दिल्ली और पुदुचेरी के मनोनीत सदस्यों को भी शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी मनोनीत सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होता है, राइट। अब एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में कि सपोज करो चुनाव होने हैं और किसी स्टेट की विधानसभा क्या हो गई है, विघटित हो गई, यानी कि डिसॉल्व हो गई है, तो क्या वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं या नहीं। थोड़ा बदलते हैं क्वेश्चन, जैसे कि सपोज करो चुनाव होना था राष्ट्रपति का, चुनाव होना था और ये उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, यहां पे डिसॉल्व हो गई असेंबली, डिसॉल्व हो गई और न्यू असेंबली आ भी गई, तो क्या न्यू असेंबली चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी या नहीं, तो आंसर है नहीं। ठीक है, अगर ऐसा केस बनता है तो न्यू असेंबली चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा है चुनाव करने का तरीका, आर्टिकल 55, यानी कि चुनाव करने का जो प्रोसेस है वो कहां पे है, आर्टिकल 55 में। तो हमने पढ़े आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 55। अब देखो, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो होता है एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली से, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के साथ। सिंपल मीनिंग समझिए, बैलेट पेपर पे होता है लेकिन प्रेफरेंस के आधार पर होता है। सपोज करो कि चुनाव में 4 उम्मीदवार हैं, तो एक व्यक्ति को 4 वोट देने का अधिकार है, यानी कि वो इस बैलेट पेपर पर 1 ए के लिए वोट दिया मैंने, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग ए पहले प्रेसिडेंट होने चाहिए, अगर ए नहीं बन पाता तो मैं बी चाहूंगा, सी नहीं बनते तो मैं चाहूंगा कि सी प्रेसिडेंट बने,
अगर सी नहीं बन पा रहा तो मैं चाहूंगा डी बैलेट, यानी कि भाई प्रेफरेंस मैं दूंगा बैलेट पेपर पर कि इस आधार पर चुनाव प्रेफरेंस है मेरे अकॉर्डिंग ये प्रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि निश्चित मतों का कोटा प्राप्त करना होता है। राष्ट्रपति को एक लिमिट है जिसे कोटा कह रहे हैं कि उस कोटा को प्राप्त करना होता है, तब ये माना जाता है कि आप प्रेसिडेंट पद के लिए, यानी कि आप प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो उस कोटा को कैसे डिसाइड करते हैं? उसको डिसाइड करते हैं, पहले ऊपर लिखेंगे कुल मत, कुल वैध मत, ठीक है। नीचे लिखेंगे जितनी सीट है प्रेसिडेंट के लिए, कितनी सीट है? एक सीट है, एक सीट प्रेसिडेंट के लिए, उसमें एक जोड़ेंगे और यहां पे 1 कर देंगे। इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि प्रेसिडेंट के लिए कितनी सीट प्राप्त करने के बाद, कितने वोट प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है। सपोज करो कुल वैध मत कितने हैं? 100 हम मान लेते हैं, तो ये हमारा 100 हो गया, तो 600/2 + 1 यानी कि हो गया 51। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 51 वोट प्राप्त कर लेता है इस चुनाव में, जिसमें 100 वैध मत पड़ी हुई, 100 वैध मत हैं, तो 51 प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने बात की कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत के द्वारा किया जाता है। यह बैलेट पर होता है और गुप्त मतदान होता है। ठीक है, क्लियर? आई होप चुनाव पता चल गया होगा। अब देखो, इसको बोला था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि वोटों का ट्रांसफर होता है। सपोज करो एक व्यक्ति है, चार हमने लिए 4 व्यक्ति, ए बी सी, ये ए बी सी डी, 4 लोग हैं जो प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं। ठीक है, 100 वोट पड़नी थी और इनको मिली, स्टार्टिंग में इनको मिल गई 21 वोट, 30 नहीं, जो कम ले ली मैंने, कोई नहीं, ए बी सी डी 4 लोग हैं, ए को मिले 30 वोट, इनको मिले 31, इनको 30, इनको मिले 8, 9, इनको मिलेंगे 9 वोट। ठीक है, तो वोट ट्रांसफर कैसे होता है? जो लास्ट वाले हैं ये तो चुनाव से बाहर हो गए, इनको हटा देंगे और इनकी वोट इनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये 9 व्यक्ति थे, इसमें 9 लोगों ने वोट किया और 9 लोगों में से ऐसा हुआ था कि इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी डी को, सेकंड प्रेफरेंस दी थी बी को, और थर्ड प्रेफरेंस दी थी ए को, और फोर्थ दी थी सी को। तो ए तो हट गया, तो इनकी वोट कहां चली जाएगी? बी को चली जाएगी। ये ट्रांसफर कहां जाएगी? बी को। तो इनकी वोट कितनी हो जाएगी? 32। इस तरीके से वोट ट्रांसफर होती है और जब एक व्यक्ति एक निश्चित कोटा को प्राप्त कर लेता है तो वो राष्ट्रपति बन जाता है। कोटा प्राप्त कैसे करते हैं? कुल वैध मत अपॉन एक पोस्ट के लिए चुनाव हो रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट एक ही है, तो 1 + 1 और ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे और उसमें से एक और ऐड कर देंगे। राइट, तो मैं बता चुका हूं किस तरीके से होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा है चुनाव। देखो यहां पे लिखा हुआ है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये रहा। ठीक है, इस तरह चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है, यानी कि जो चीज हमने डिस्कस की वो यहाँ पे लिखी हुई है सिंपल तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अनुच्छेद 56 नेक्स्ट है हमारा, आर्टिकल 56, यानी कि अनुच्छेद 56 क्या कह रहा है? स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर, यानी कि 5 साल का, एक बार अगर पद पर राष्ट्रपति के रूप में आप चुने जाते हैं तो आपका कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष का। यानी कि जिस दिन आप चुनाव जीतते हैं, पद धारण करते हैं, उस दिन के बाद से आप 5 साल तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, कार्य करेंगे। राइट, लेकिन अगर नेक्स्ट चुनाव नहीं हो पाया किसी रीजन से, ठीक है, या चुनाव में देरी हो रही है, तो आप कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आगे भी कार्य रहेगा। जब तक नए राष्ट्रपति चुन के नहीं आते तब तक आप उस पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे, ये किसमें दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आर्टिकल 56 में। His successor enter upon his office, president resign his office writing letter the address to the vice president। अगर राष्ट्रपति को क्या करना है?
त्यागपत्र देना है, रिजाइन देना है, तो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। बहुत ही सिंपल फैक्ट है, सिंपल फैक्ट है, और एग्जाम में ये आया हुआ भी है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हाथ से लिखकर एक कार्यालय को इस्तीफा दे सकते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना रिजाइन लेटर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देख रहे हैं। आर्टिकल 61 में दिए गए तरीके से महाभियोग के द्वारा संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को कार्यालय से हटा दिया जाता है। ध्यान रखना, एक ही बेस है, संविधान का उल्लंघन। और दूसरी बात, इस वर्ड को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि संविधान का उल्लंघन क्या होगा, राइट। लेकिन एक ही ग्राउंड है जहां पे, जिस ग्राउंड के आधार पर हम यानी कि संसद राष्ट्रपति को हटा सकती है महाभियोग के द्वारा। जो प्रोसेस है वो कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, यानी कि जब हम बात करेंगे योग्यताओं की तो क्वालिफिकेशन क्या होंगी? क्वालिफिकेशन कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 58 में दिया हुआ है क्वालिफिकेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट अनलेस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो इन योग्यताओं को नहीं दिखा पाता है, इनके जिनके पास ऐसी योग्यता नहीं होती हैं, वो क्या होगा? वो राष्ट्रपति के रूप में, उम्मीदवार के रूप में चुनाव के लिए नहीं आ सकते हैं। कौन कौन सी योग्यता हो गई देख लो। ये योग्यता हमारी, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30। इंडियन होना चाहिए, राइट। क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लायक हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में वो चुनाव के योग्य हो, यानी कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि अयोग्यता क्या हो, किस आधार पर उसको, कौन कौन सी चीजें जो अयोग्यता को दर्शाती हैं, यानी कि अगर राष्ट्रपति ऐसे काम को करते हैं तो उनको, क्या वो योग्य हैं चुनाव लड़ने के लिए? तो देख लेते हैं कि कोई अगर व्यक्ति योग्य नहीं होगा, कब नहीं होगा? भारत सरकार या किसी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या किसी भी स्थानीय अन्य प्राधिकरण के नियंत्रण अधीन कार्य करता है, यानी कि स्थानीय स्तर पर कोई अगर प्राधिकरण है, ट्रिब्यूनल है जहां पे वो काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर किसी राज्य सरकार में या फिर केंद्र सरकार, किसी पर भी अगर वो एक सेकंड, तो अगर वो इन सब के अधीन कोई किसी पद पर कार्यरत हैं तो वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अयोग्य होंगे, यानी कि वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार पद के लिए नहीं खड़े हो सकते चुनाव के लिए। सिंपल। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें, कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। कौन बात कर रहा है? आर्टिकल 59। सीधे सीधे आर्टिकल 1 एग्जाम्स में आ जाते हैं, इसलिए आर्टिकल्स के हिसाब से ही मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद या विधानसभा सदस्य नहीं होंगे, राष्ट्रपति कोई अन्य कार्य लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होंगे, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 59, वही आगे डिसकंटिन्यू किया है। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 59 बता रहे हैं ये बात, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एनी अदर हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव इन एनी स्टेट। सिंपल बात यह है कि राष्ट्रपति अगर संसद में या किसी विधानसभा में सदस्य के रूप में हैं तो जब वो राष्ट्रपति को चुने जाते हैं तो वो विधानसभा या फिर संसद किसी का भी सदस्य नहीं बने रह सकते हैं, उनको वहां से सीट वैकेट करनी होगी, खाली करनी होगी। दूसरा, आर्टिकल 59 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को बिना रेंट के अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। ए प्रेसिडेंट शैल बी ऑथराइज्ड टू यूज हिज ऑफिशियल रेजिडेंस विदाउट रेंट। सिंपल सी बात है कि जो उनको स्पेशल भत्ते, विशेष अधिकार है ना, अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो सब चीज की बात यहाँ पे की जा रही है। राष्ट्रपति के भत्ते उनके कार्यालय के दौरान कम या वर्ड समझ लो डिमिनिस्ड एंड रिड्यूस, कम या खत्म नहीं
किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सैलरी उनको 5 लाख मिल रही है और कल को संसद क्या करे, सैलरी काट के 2 लाख कर दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 किसकी बात करता है? आर्टिकल 60 बात कर रहा है शपथ की। शपथ, तो प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेते हैं। यानी कि शपथ कौन दिलवाएगा? शपथ दिलवाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलवाएंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं, या पद खाली है किसी भी रीजन से, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलवाएंगे। अच्छा, आप समझ सकते हैं ये पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 61। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट पर, तो राष्ट्रपति पर मैंने भी बात की कि संविधान के उल्लंघन करने के आधार पर ओनली एक ग्राउंड है। कौन सा ग्राउंड है? संविधान का उल्लंघन। यानी कि सिंपल सी बात है, एक ही ग्राउंड के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट यानी कि महाभियोग का प्रोसेस, क्रिया स्टार्ट की जा सकती है। दूसरी बात, संविधान का उल्लंघन, ये जो वर्ड है, पूरा जो क्लॉज है, जो वाक्य आप देख रहे हो, वाक्य कुछ भी कह लो, ठीक है, वो संविधान में कहीं भी क्या है, परिभाषित या डिस्कस नहीं किया गया है। सिर्फ मेंशन है कि संविधान का उल्लंघन होने पर भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और कौन हटाएगा? संसद हटाएगी इंपीचमेंट के द्वारा। इंपीचमेंट का प्रोसेस क्या होगा अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट, क्या महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है? जी हाँ। तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है। उसके लिए बस एक कंडीशन है कि जिस सदन में इसको इनिशिएट किया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्य, यानी 1/4 सदस्य, 1/4, जहां से इनिशिएट किया जाएगा 1/4 सदस्य उसको क्या करें? हस्ताक्षर करें, सपोर्ट करें। ठीक है। दूसरा पॉइंट, महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य, मैंडेटरी है। यानी कि 2 चीज हमने पढ़ी, 3 चीज हमने पढ़ी कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, संसद के किसी भी सदन सदस्य के द्वारा या किसी भी सदन में, समझ रहे हो, गैर सरकारी और सरकारी दोनों के द्वारा लाया जा सकता है, बशर्ते कि 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करें, ठीक है, प्रपोजल पर, और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना होगा। ठीक है। तो हमने बहुत सिंपल चीज किया, तो क्या है? संविधान का उल्लंघन, ठीक है, गैर सरकारी और सरकारी कोई से भी सदस्य ला सकते हैं, तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरा, जिस सदन में लाया जाएगा 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर चाहिए। नंबर 2, 2/3 सदस्य, 2/3 यानी कि विशेष बहुमत से उसे पास करना होगा। 2/3 सदस्य विशेष बहुमत के द्वारा उसे पास किया जाना चाहिए। तो बहुत आसान नहीं है इम्पीचमेंट लाना। ठीक है, अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाना हो तो वो अपने आप में बड़ी जंग है। ठीक है, क्योंकि 1/4 सदस्यों को लाना हस्ताक्षर के साथ, ठीक है, 14 दिन पहले नोटिस देना, फिर विशेष बहुमत के साथ उसे पारित करना, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार है तब तो लग रहा है कुछ पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। वो भी फिर राज्यसभा में भी 2/3 का होना चाहिए, विशेष बहुमत से पास होगा। तो कभी कभी बहुत रेयर होता है ऐसे सिनेरियो बने, तो उस समय पे ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो क्लियर। नोटिस यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। अरे भैया क्या हो गया, एक सेकेंड। एक सेकेंड, हम थे अनुच्छेद 61 पर, राइट, ये रहा।
तो राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। यानी एक ही ग्राउंड है जहां पर राष्ट्रपति को क्या कर सकते हो आप, उसके पद से हटा सकते हो महाभियोग के द्वारा और संविधान के उल्लंघन के आधार पर। ठीक है, ये लिखा हुआ है कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा लिखित रूप में। ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए जब आप रेजोल्यूशन ला रहे हो, किसके लिए, राष्ट्रपति के हटाने के लिए। ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। तो 1/4 सदस्यों को क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, हमने डिस्कस किया कि 2/3 2/3 बहुमत से उसे पास होना होगा, यानी कि विशेष बहुमत से। तो कहीं पे कभी ये लिखा आ जाए कि विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, तो विशेष बहुमत भी एक ही बात है, 2/3 सदस्य दोनों एक ही बात है। दूसरा, अब क्या होगा, जैसे सपोज करो जैसे इम्पीचमेंट लाना था, 1/4 सदस्यों का सपोर्ट मिल गया, 14 दिन पहले नोटिस भी दे दिया और राज्यसभा में लाया गया। ठीक है, तो राज्यसभा से 2/3 सदस्य राज्यसभा ने क्या किया, राष्ट्रपति पर चार्ज लगाए, यानी कि आरोप लगाए कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो जब राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो वो जाएगा लोकसभा के पास, राइट, लोकसभा के पास जाएगा। तो लोकसभा क्या करेगी, लोकसभा टीम एक कमेटी बनाएगी जो क्या करेगी, आरोपों की जांच करेगी। ठीक है, राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधित्व रखने के लिए उपस्थित रहेंगे। ठीक है, वो सिर्फ वोट नहीं कर सकते, अपना पक्ष रख सकते हैं। रेजोल्यूशन पर राष्ट्रपति कभी वोट नहीं करता है, किसी पर भी, यहां भी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अपना पक्ष रखने के लिए वो संसद में उपस्थित हो सकते हैं। और हाँ, मैं कहा था, भूल गया पॉइंट। ठीक है, तो जब लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा में क्या बनेगी, कमेटी बनेगी, वो जांचेगी कि जो आरोप लगाए गए हैं, जो चार्ज लगे हैं, वो सही है या गलत। अगर वो सही पाए जाते हैं और लोकसभा 2/3 यानी कि विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर देती है, तो राष्ट्रपति को तुरंत प्रभाव से अपना पद छोड़ना होता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, जो वही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पास प्रकट होने का अधिकार होगा इस तरह की जांच में। ठीक है, राष्ट्रपति अपने क्या कर सकता है, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। 2/3 बहुमत से क्या होगा, संकल्प को पारित करना होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, आर्टिकल 62 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त भरने के लिए चुनाव आयोजित करने का समय। ठीक है, यानी कि अभी क्या हुआ, आर्टिकल 61 हमने पढ़ लिया, हमने इम्पीचमेंट पढ़ लिया, हमने महाभियोग को पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 62। आर्टिकल 62 क्या कहता है, पॉइंट है ये। ठीक है, इम्पीचमेंट हम समझ गए, किसी भी सदस्य से स्टार्ट किया जा सकता है, नंबर 1। किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, सरकारी या गैर सरकारी द्वारा, नंबर 2। जो भी लाएगा, यानी जिस भी सदन में प्रपोजल को लाया जाएगा, उस सदन में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, नंबर 1। 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए राष्ट्रपति जी को, नंबर 2। विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, नंबर 3। जब विशेष बहुमत से पास हो जाएगा तो दूसरे सदन को स्थानांतरित किया जाएगा प्रपोजल। वहां क्या होगा, आरोपों की जांच की जाएगी, जांच करने के लिए कमेटी बनी जाएगी, कमेटी जांच करेगी कि जो आरोप राष्ट्रपति पर लगाए गए हैं वो सच है या नहीं। अगर वो आरोप सच पाए जाते हैं और उस प्रस्ताव को लोकसभा विशेष बहुमत से पास कर देती है, तो राष्ट्रपति को तुरंत प्रभाव से अपना पद छोड़ना होता है, राइट। ये था इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग, बहुत सिंपल तरीके से। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 62। उससे पहले हम बात कर रहे थे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इम्पीचमेंट में, यानी कि महाभियोग में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जिन लोगों ने चुनाव में भाग लिया था वो लोग शामिल होते हैं, सारे लोग, बताइए। जब हमने बात की थी निर्वाचन की, तो हमने बात की थी संसद के निर्वाचित सदस्य संसद के मनोनीत नहीं थे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि ये भी क्या थे, निर्वाचित थे। दिल्ली और पुदुचेरी ये भी इलेक्टेड थे। तो जब हम बात कर रहे हैं इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग की हम बात कर रहे हैं, तो
कौन कौन लोग महाभियोग में शामिल होते हैं? तो संसद के लोग शामिल होते हैं, पार्लियामेंट, क्योंकि पूरा प्रोसेस पार्लियामेंट में हो रहा है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रोसेस नहीं होगा, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो एसएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना तो इलेक्टेड और ना ही मनोनीत। इसी तरीके से दिल्ली और पुदुचेरी के जो सदस्य होंगे ना तो मनोनीत और ना ही इलेक्टेड पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के सदस्य इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित वाले और मनोनीत वाले अब की बार दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जो पहले शामिल हो रहे थे पार्लियामेंट वो अब की बार भी हो रहे हैं, लेकिन पिछली बार क्या हो रहा था, निर्वाचन में क्या हो रहा था, इलेक्टेड मेंबर शामिल हो रहे थे, मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर शामिल नहीं हो रहे थे। जब हम बात करते हैं इम्पीचमेंट महाभियोग की, तो महाभियोग में संसद के निर्वाचित और मनोनीत यानी कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स को शामिल किया जाता है, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीचमेंट में। इम्पीचमेंट एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये बस ऐसे सिंपल फैक्ट चलता हुआ याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लिया, डन। नेक्स्ट हमारा है, हाँ हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के अवधि समय की बात यहाँ पे की जा रही है। एक मिनट, इससे पहले का क्लॉज और है, आधा हो जाएगा नहीं तो, हाँ यहाँ से है। देखो, टाइमिंग ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति भरने के लिए चुनाव आयोजित करने का समय, ये कहा जाता है कि विद इन 6 मंथ, जब कार्यकाल समाप्त हो रहा है 6 महीने में चुनाव हो जाना चाहिए। 6 मंथ भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, चलो मेंशन है 6 मंथ भी। ठीक है, आगे स्लाइड में आ जाएगा। तो जो समय अवधि है उसकी बात की जा रही है, यानी कि विद इन 6 मंथ आपको चुनाव करना है अगले सक्सेसर के लिए, नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए। वो आर्टिकल किसी बात कर रहा है, आर्टिकल 62 इसकी बात करता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के अवधि समाप्त होने से पहले, ठीक है, चुनाव को पूरा किया जाना चाहिए, यानी कि प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है, उससे पहले ही समाप्त कर देना, सॉरी समाप्त नहीं, नया चुनाव करा लेना है ताकि नया राष्ट्रपति हमें मिल जाए। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, ये लिखा हुआ आर्टिकल 62 में लिखा हुआ है 6 महीने के भीतर चुनाव आयोजित किया जाना चाहिए। रिक्तियों को भरने के लिए एक चुनाव मृत्यु, इस्तीफा या राष्ट्रपति को हटाने के कारण होने के कारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। अब देखो, ये तो हो गई नेचुरल कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो आपको क्या करना है, चुनाव कराना है, तो आपको विद इन 6 मंथ कराना है। लेकिन अभी क्या हो, राष्ट्रपति चुनाव कराया था और चुनाव राष्ट्रपति जी की डेथ हो गई, यानी कि कुछ ऐसा रीजन हो गया कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहे, त्याग पत्र दे दिया हो, या फिर अभी हम महाभियोग की बात कर रहे थे, महाभियोग लग गया हो, या फिर डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर उनका चुनाव था उसके लिए वो अयोग्य थे, गलत तरीके से चुनाव जीत गए या गलत तरीके से योग्यता दिखा दी, तो उनका चुनाव को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। हाँ, एक पॉइंट और याद रखेंगे हम कि तो हम बात कर रहे थे कि अगर राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो जाए और वो दोबारा से ज्वाइन करने की स्थिति में अभी नहीं है, लेकिन वो कर सकते हैं, तो क्या हम क्या देखते हैं, उस समय पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी काम मतलब अवेलेबल नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, और जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो राष्ट्रपति को मिलने वाली सारी सुविधाएं, चाहे बात करें सैलरी, चाहे बात करें भत्ता, चाहे कोई विशेष अधिकार की बात करें, तो सब वो एंजॉय करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के रूप में। ठीक है, उनके कर्तव्य क्या है, तो हम बात करेंगे पहले कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां हो गई, ठीक है, न्यायिक शक्तियां हो गई, कूटनीति के रूप में क्या हो सकता है, और आपातकालीन क्या शक्तियां उनको दी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यकारी शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यकारी शक्तियां। तो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निहित होंगी, यानी कि जो भी सिंपल इसको डिटेल में समझाऊं मैं, भारत की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी कि भारत सरकार के जो भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, पहला पॉइंट।
ठीक है। दूसरा, भारत जो कार्यपालिका है, जो मंत्री हैं, उनकी नियुक्ति उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो शपथ कौन दिला रहा है, राष्ट्रपति दिलाता है। यानी कि एक सिंगल मंत्री, जो एक सिंगल मंत्री के रूप में, एकल मंत्री के रूप में, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है, यानी कि उनकी कृपा दृष्टि के रूप में ही काम करता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो जब हम बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति के रूप में, तो कार्यपालिका हमने बताया था कि महान्यायवादी हो गया, है ना, ये हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गई, हमने बात की थी। तो उन सबके अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जैसे कि मैं बात करूं, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उनकी सैलरी भी कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति डिसाइड करता है। हालांकि ये जो भी काम है वो सब मंत्रिपरिषद की सलाह पर किए जाते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट हो गया महान्यायवादी का, तो किसी वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। चाहे हम बात करें कैग की, चाहे हम इलेक्शन कमिश्नर की बात कर लें, इन सबके जो सदस्यों की, जो यूपीएससी का चेयरमैन हो गए, मेंबर्स हो गए, ठीक है, राज्यपाल हो गए, तो ये सब क्या है, ये कार्यपालिका का हिस्सा है और इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही नियुक्ति करता है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से किसी को उठाया और बना दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे कार्यपालिका शक्ति के रूप में। और भी हम पॉइंट समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई अनुसूचित क्षेत्र हो गया, उसे घोषित करना अनुसूचित क्षेत्र, या किसी को अनुसूचित क्षेत्र को वहां से हटाना, यानी कि कोई अब अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, जिसे बाहर निकालना है, तो वो कौन करता है, वो काम करता है राष्ट्रपति। राइट, हमने समझ लिया कि गवर्नर को अपॉइंट करता है। ऐसे ही यूटीज में, यानी केंद्र शासित प्रदेश में क्या करता है, प्रशासक यानी गवर्नर के द्वारा शासन करता है, डायरेक्ट शासन वहां पे करता है। क्लियर। जिस तरीके से महान्यायवादी, यूपीएससी चेयरमैन, वित्त आयोग, ठीक है, ऐसे पदों पर सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े आयोग से संबंधित जो आयोग हैं, उनमें सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। ये सब जो पार्ट हैं, ये सब किसकी पार्ट है, ये कार्यकारी शक्ति के पार्ट हैं। और ये किसमें निहित होती है, ये निहित होती है भारत के राष्ट्रपति में। कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने जो चीज बताई अभी तक वो आर्टिकल 53 के अंदर आता है। और 53 क्या कहता है कि संघ के सभी कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के में निहित होंगी। तो कार्यकारी शक्ति हमने डिस्कस कर ली, कौन कौन सी कार्यकारी शक्ति हो सकती हैं। दूसरा, राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर के रूप में सशस्त्र बलों का प्रमुख होता है, चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। चीफ भी कह सकते हैं और सुप्रीम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये एग्जाम में आया हुआ भी है। राइट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विधायी शक्तियां। ठीक है, यानी कि विधायिका से संबंधित शक्तियां। तो हम सभी को पता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। यानी जब हम बात करते हैं संसद, तो संसद में क्या क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है आर्टिकल 79 क्या कह रहा है, 79 क्या कहता है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ संसद का हिस्सा होता है। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति समय समय पर सम्मन कर सकते हैं। किसको सम्मन कर सकते हैं, ये तो लिखा नहीं हुआ है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। सम्मन कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं हाउस को, डिसॉल्व भी कर सकते हैं। यानी कि सिंपल तरीके से समझ लो कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना, सम्मन कर सकते हैं दोनों हाउसेज को, ठीक है, और स्थगित भी कर सकते हैं। दूसरी बात एक और समझो, संसद की बैठक बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं, जॉइंट सेशन को भी राष्ट्रपति बुला सकते हैं। और आप सभी को बता दूं कि जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा, अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं तो कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष। इन केस ये दोनों उपस्थित नहीं है तो कौन करेगा, तो करेगा राज्यसभा का उपसभापति। कभी भी राज्यसभा के सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विधायी शक्ति के रूप में जब नए चुनाव होते हैं, ठीक है, अभी चुनाव हुए, पहला सेशन लगा,
तो जो प्रथम अधिवेशन होगा उसको संबोधित करता है राष्ट्रपति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। सो मैं जो बोल रहा हूँ ना एग्जाम में आया हुआ है, तो वो एग्जाम में आया हुआ है, तो बी अटेंटिव कि जो एग्जाम में आया हुआ है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्यों आया हुआ है, ध्यान दिया करो थोड़ा सा, ठीक। तो जब चुनाव होते हैं तो प्रथम अधिवेशन यानी फर्स्ट सेशन जो होता है उसको संबोधित करता है राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट भी समझ सकते हैं, और पॉइंट समझ सकते हैं, और भी पॉइंट हो सकते हैं कि जैसे कि संसद है और कोई विधेयक पास होगा संसद से और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, तभी वो क्या बनेगा, कानून बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है तो वो कानून नहीं बनेगा। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देख सकते हैं। अब देखो एक चीज और समझो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी मनोनीत सदस्यों को लेकर। आप सभी को पता है कि लोकसभा में पहले 552 सदस्य हुआ करते थे अधिकतम, 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति लोकसभा में। एंग्लो इंडियंस को अगर उनका प्रतिनिधित्व संसद में यानी लोकसभा में पर्याप्त नहीं है तो, राइट। दूसरा, अभी क्या हो गया है, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया है, यानी कि अब लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होने वाले 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत नहीं किया जाएगा। इन सिंपल मीनिंग, अब मैक्सिमम नंबर्स जो होंगे लोकसभा के वो होंगे 550, ठीक है, 2 हट गए, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में अभी भी राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साहित्य, विज्ञान, कला या फिर समाज में कोई उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है। क्लियर यहां तक? ये हो गया विधायिका के रूप में, ठीक है, यानी कि संसद का हिस्सा है, नियम बनाने में मदद करते हैं, यानी साइन नहीं करेंगे तो नियम नहीं बनेगा। दूसरा बताइए, अभी क्या डिस्कस किया हमने, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, स्थगत कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, चुनाव होने के बाद फर्स्ट सेशन को संबोधित करते हैं, डिस्कस किया ना अभी कभी, राइट। और 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ऑन द ग्राउंड कौन सा है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ठीक है। इसी तरीके से जो संसद सदस्य होते हैं, अगर बात उनकी अयोग्यता पर आते हैं, निर्भरता, एक होता है वर्ड अर्हता, एक होता है निर्भरता। यानी कि अर्हता मतलब होता है योग्यता और निर्भरता का मतलब अयोग्यता। यानी कि किसी को अयोग्य घोषित करना है सदस्य को, तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करता है, देन उनको अयोग्य घोषित करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति किसी सदस्य को अयोग्य घोषित भी कर सकता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है राष्ट्रपति का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है राष्ट्रपति का। दूसरा, अभी हमने एक बात की थी मैंने कि राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक पर साइन नहीं करता है तो वो नियम नहीं बनता है। सपोज करो कि कोई विधेयक है, वो दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं बताइए जरा। राष्ट्रपति के पास ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उसको साइन कर दे, पास कर दे, स्वीकृति दे दे, मतलब सिग्नेचर कर दे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है बताइए, या फिर स्वीकृति ना दे, ये तो। तीसरा क्या करेगा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे वापस, ये था ना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेज दिया और संसद ने उसे वापस से राष्ट्रपति के पास भेजा, चाहे वो संशोधन किया हो या सेम डॉक्यूमेंट वापस भेजा हो, ध्यान रखना, सेम डॉक्यूमेंट भी अगर वापस भेजते हैं वो, तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति बाध्यकारी है, राष्ट्रपति बाइंडिंग है कि उसको साइन करने पड़ेंगे और विधेयक को पास करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से जब हम बात करते हैं कि क्या राज्य से संबंधित भी कुछ विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, जैसे कि राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है बिल को साइन करने की, कि बिल साइन करेंगे तो ही क्या बनेगा, वो कानून बनेगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं स्टेट को लेकर, तो स्टेट में भी हमें देखने को मिलता है राज्यपाल अगर किसी विधेयक पर साइन नहीं करते हैं तो वो विधेयक कानून नहीं बनता है। तो जब हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शंस होते हैं, राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं।
राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन कौन से होते हैं? तो एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, या फिर दूसरा क्या है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तीसरा क्या है कि वो उसको वापस से पुनर्विचार के लिए भेज दें। फोर्थ, राज्यपाल को यह अथॉरिटी है कि उस बिल को राष्ट्रपति के साइन के लिए क्या कर दे, रिजर्व कर दे। ये विधेयक राष्ट्रपति जी कंसीडर करेंगे। सिंपल। तो राष्ट्रपति कंसीडर नहीं करेंगे उसे, उसे मंत्री परिषद कंसीडर करेगी। यानी कि अगर राज्यपाल ने, सपोज करो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नियम बनाया, ठीक, राज्यपाल उसे होल्ड कर लेगा और कहेगा कि अब इसे कौन करेगा, राष्ट्रपति चेक करेंगे, मतलब राष्ट्रपति साइन करेंगे, वो देखें, मैं नहीं देख रहा। ठीक है, अब राष्ट्रपति के पास भेज दिया उस कागज को, विधेयक को, राइट। अब राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है? एडवाइस, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा वो। अब मंत्री परिषद, यानी कि मंत्री परिषद कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया आपको साइन नहीं करने, तो क्या हुआ? तो सिंपल ये हुआ भाई, सिंपल ये हुआ कि अब वो विधेयक कानून नहीं बनेगा। ठीक है, आई एम सॉरी, बीच में वीडियो पॉज हो गई थोड़ी सी। ठीक है, तो वो पॉज हो रहा है, लैग हो रहा है थोड़ा सा, मेरे को दिख रहा है, इसलिए मैं भी चुप हो गया था। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अगेन विद द सेम एनर्जी, राइट। तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं, हम बात कर चुके हैं। राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं, ये बहुत याद रखना। ठीक है, अभी हाल ही में, कल परसों की बात है, परसों सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है इस चीज को लेके कि राष्ट्रपति और गवर्नर कब तक बिल को रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, ये हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स में। ओके, यस। ठीक है, अब देखो, राष्ट्रपति अभी संसद में इन्वॉल्व है पूरी तरीके से। क्या राष्ट्रपति कोई कानून भी बना सकता है? जी हाँ, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश वैसे ही काम करता है जिस तरीके से संसद का कानून काम करता है, यानी कि जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उन विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, एक अध्यादेश का समय होता है 6 महीने 6 सप्ताह। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट और है कि यह अध्यादेश, संसद की बैठक होगी, पहली बैठक के 6 महीने के अंदर इसको संसद में लाया जाएगा। अगर वो पास हो जाता है तो वो बिल बन जाएगा, अगर वो फेल हो जाता है तो क्या होगा, अध्यादेश खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिंपल समझ लेना, राइट। तो राष्ट्रपति कानून भी बना सकते हैं, सिंपल। यह सेम तरीके से काम करेगा जिस तरीके से संसद काम करती है। जिस तरीके से सभी क्षेत्रों पर संसद के नियम कानून लागू होते हैं, उसी तरीके से उसी विषयों पर अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो यह भी उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से भारत की संसद के और नियम काम करते हैं। ठीक है, ये थे भारत के राष्ट्रपति के विधायी कार्य। तो यहाँ पे अनुच्छेद 85 के लिखा हुआ समय समय पर समन करेगा, यानी कि जो क्या करेंगे, सत्रावसान करेंगे, बुलाएंगे संसद को, शासन को, वो सब दिया हुआ है। अब आइए अनुच्छेद 46, अब थोड़े से आर्टिकल पढ़ लेते हैं, कहानी बहुत सुन ली, अब थोड़े से हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल्स को लेकर। तो आर्टिकल क्या कर रहा है, द प्रेसिडेंट मे एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन सेंड मैसेज। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं। ये बात हो रही है फर्स्ट सेशन की। ठीक है, बहुत सिंपल लिखा हुआ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ए प्रेसिडेंट सेल आइदर गिव असेंट टू बिल विच देन बिकम लॉ और विद होल्ड असेंट एंड रिटर्न टू द बिल रिकंसिडरेशन। जिसकी हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, तो वो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आर्टिकल 11, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति या तो बिल को सहमति दे देगा तो वो कानून बन जाएगा, या फिर रोक सकता है सॉरी, ठीक है, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अनुच्छेद 123, जब संसद सत्र में नहीं होती है तो अध्यादेश का प्रसार करता है, यानी प्रोमुलेट द ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट सेशन। बस सिंपल एक लॉजिक है कि राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी कर सकते हैं जब संसद का सेशन ना हो। एक भी संसद का सेशन नहीं होगा तो जारी कर सकते हैं। सबको पता है राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लेकिन लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है। ठीक है, तो
क्योंकि जब कोई कानून बनता है तो वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होना चाहिए और राष्ट्रपति का सिग्नेचर से साइन होनी चाहिए, तभी कानून बनेगा। ठीक है, किसी भी रीजन से लोकसभा सेशन में नहीं है, ठीक है, और इमरजेंसी है, किसी वजह से क्या है, नियम बनाना है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, आर्टिकल 123 का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, समान बल और प्रभाव होता है संसद के कानून का, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे देख रहे हैं क्षमादान शक्ति। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। ठीक है, आर्टिकल 72 होगा, राइट। तो प्रेसिडेंट शेल हैव द पावर ऑफ ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट। राष्ट्रपति के पास सजाओं के लिए क्षमा, पुनरावर्तन, राहत या कमीशन देने की शक्ति होगी। ठीक है, हिंदी वर्ड थोड़े से अलग है, इंग्लिश वर्ड ही याद कीजिएगा। जैसे कि मैं अगर पार्डन को लिखता हूं तो क्षमा लिखता हूं। ठीक है, रिप्राइव को लिखूंगा लघुकरण, इनके वर्ड को भी हम समझेंगे। और वही मैं बात करता हूं नेक्स्ट, अगर मैं परिहार, रेस्पाइट मतलब परिहार, और ये हमारा है प्रविलंबन, प्रविलंबन। ठीक है, सो इन वर्ड को आप याद मत कीजिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल है। ठीक है, सो जब हम बात करते हैं क्षमादान शक्ति की, तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 72 एक है, अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति संघ प्रमुख है, ठीक है, संघ कार्यपालिका का पार्ट है, तो जो नियम बनाता है राष्ट्रपति, उसकी वैल्यू होती है संसद के नियम के बराबर। इसी तरीके से राष्ट्रपति जब क्षमा करेगा तो संसद के द्वारा बनाए गए सभी कानूनों पर वो क्षमा कर सकता है, यानी कि संसद का बना हुआ कोई भी कानून वायलेट होता है, उसके लिए किसी व्यक्ति को सजा मिली हुई है तो राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकता है। क्षमा का मतलब दूसरा अभी हम डिस्कस करेंगे, क्षमा क्षमा मतलब क्या है ना, मैंने इसलिए क्योंकि एक तो पॉइंट और मैं बता देता हूँ, फिर हम एक साथ इन सब का मीनिंग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई आर्मी कोर्ट है, आर्मी कोर्ट यानी सैन्य न्यायालय है, वहां से किसी व्यक्ति को सजा मिली है, ठीक, तो क्या राष्ट्रपति उसको भी क्षमा कर सकता है? जी हाँ, उसको भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, यानी मृत्यु दंड को भी क्या कर सकता है, क्षमादान की शक्ति में उसको लिया जाता है। तो राष्ट्रपति और गवर्नर में यही डिफरेंस आता है कि गवर्नर के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है, लेकिन गवर्नर के पास होती है स्टेट यानी कि राज्य विषयों पर कोई नियम है, उसको वायलेशन हुआ है और तब किसी व्यक्ति को सजा मिली है तो उसको क्षमा कर सकता है। दूसरा, गवर्नर सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकता है। थर्ड पॉइंट, गवर्नर मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है, हालांकि उसे कम कर सकता है। जब हम गवर्नर पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक कंपेयर बताया कि मैं आपको 3 पॉइंट क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 3 पॉइंटों के अलावा डिफरेंस है गवर्नर में और राष्ट्रपति में। ठीक, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पहले तो न्यायपालिका से अलग है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका ने जो रूल जो चीज देख के सजा दी, राष्ट्रपति भी उसी को देखे। राष्ट्रपति कुछ ना देखे, राष्ट्रपति सीधे कर देगा मैंने आपको क्षमा किया, तो काम खत्म, कोई से कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ठीक है, हालांकि उसके जो मनोभाव है, अगर वो किसी पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा कर सकता है। ठीक है, अगर वो सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि ये तार्किकता के आधार पर नहीं किया गया है। ठीक, अब पॉइंट आते हैं कि राष्ट्रपति ऐसा क्यों करते हैं, मतलब क्षमादान की शक्ति क्यों दी गई है। पहला, गलती सुधारने का मौका। ठीक है, तो हमारा कानून कहता है ना कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक गैर गुनहगार को सजा ना मिले, ये कहता है ना। तो लास्ट स्टेज तक मौका मिलता है गलती सुधारने का। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रपति सजा कोर्ट का सजा मिली और किसी व्यक्ति को बचाव करने का क्या है, मौका देते हैं। ठीक है, तो दो सिंपल दो बातें, पहला इंपॉर्टेंट है गलती सुधारने का मौका, दूसरा अपने आप को बचाने का विकल्प। अब हम बात करते हैं क्षमा क्या है, मतलब क्षमा में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्षमा जब हम बात करते हैं, क्षमा इसमें क्या होता है, इसमें तो दंड है और आप जेल में हो। ठीक है,
आपको बिल्कुल फ्री कर देंगे। यानी आपके पास ना तो कोई नियम कानून, यानी कि आपके पास कुछ नहीं लगा। जैसे कि बिना कोर्ट गए हुआ, जैसे कि एक निर्दोष व्यक्ति होता है जिसको पता ही नहीं है कोर्ट थाना कचहरी क्या होते हैं, कहीं भी उसका नाम नहीं, कुछ नहीं हुआ, उसका कोई केस नहीं लगा आज तक, ऐसे आपको निर्दोष कर दिया जाएगा। यानी आप बिल्कुल पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे, आपके ऊपर कोई केस चला ही नहीं, ऐसा पूरा डाटा इरेज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्षमा, यानी क्षमा में बिल्कुल क्षमा। ठीक है, यानी कि तो कुछ भी नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं, आप बिल्कुल गाय व्यक्ति हैं। नेक्स्ट हमारा है लघुकरण, जब मैं बात करता हूँ इसमें दंड के स्वरूप को बदला जाता है पहले तो। ठीक है, दंड के स्वरूप यानी कि आपको कठोर कारावास दिया था, आपको इजी कर देंगे। ठीक है, तो कारावास को कम किया था, सिंपल। लघुकरण समझ गए? लघुकरण का मतलब है कि आपको कठोर कारावास दिया गया था, आपको क्या है, खाली जेल में रहना है, कठोर नहीं है। या फिर ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि आपको मृत्युदंड मिली थी, यानी कि आपको फांसी हो गई, ये कोर्ट ने दे दिया है ना, लेकिन अब आप राष्ट्रपति के पास पहुंच गए, प्रेसिडेंट साहब ने क्या कहा कि चलो आपको मृत्युदंड देके कारावास देते हैं, आप जीवन में जेल में रहेंगे। लेकिन तो ये क्या हुआ, लघुकरण मतलब कि छोटी सजा कर दी, मतलब तुलनात्मक से क्या हुआ, स्वरूप बदल दिया। आप जेल से बाहर नहीं आएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन आप रहेंगे जेल में, लेकिन अब क्या स्वरूप बदल गया, उसका चेंज कर दिया। ठीक, या फिर ऐसे भी कर सकते, जैसे कि समझ लो मृत्युदंड दे दिया था, है ना, उसको बिल्कुल सिंपल जेल, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, मस्त बाबू रहो जेल में, ऐसा भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है राष्ट्रपति के दिमाग में क्या चल रहा है, राष्ट्रपति के दिमाग में नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या सोच रही है। मैं आपको बता दूं कि क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट परिहार हम देखते हैं। परिहार में क्या होता है, इसमें दंड की प्रकृति नहीं बदली जाती है, यानी कि इसमें सिर्फ टाइम कम किया था। जैसे कि आपको कठोर कारावास था, है ना, और वो 10 साल का था, 10 साल का कठोर कारावास है, राइट। तो इसमें क्या होगा, आपको कठोर कारावास ही दिया जाएगा, लेकिन 10 साल की जगह हो सकता है 7 साल कर दें, 5 साल कर दें, 1 साल भी कर दें। ठीक है, यानी कि जो टाइम पीरियड है परिहार में, टाइम पीरियड कम हो रहा है। ठीक है, लघुकरण में प्रकृति बदली जा रही है सजा की, कि पहले सजा इस तरीके से थी, अब आपको सजा इस तरीके से मिलेगी, टाइम उतना ही रहेगा जो है ना, राइट। लेकिन परिहार में क्या हो रहा है, टाइम कम हो रहा है, स्वरूप वही रहेगा सजा का। नेक्स्ट हमारा है, एक और क्लॉज है जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो है, एक है विराम, और क्या आता है विराम, एक वर्ड है विराम। विराम क्या होता है कि इनको स्पेशल केसेस में कुछ छूट दी जाती है। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, कोई डिसेबल व्यक्ति है ना, तो उसको क्या कुछ छूट दी जाए, कुछ छूट दी जाती है सजा में। ठीक है, मतलब सजा क्या होगी, कम हो जाएगी थोड़ी सी। या फिर कोई स्त्री है, वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसी विशेष परिस्थिति में क्या होगा कि उनकी सजा थोड़ी सी कम कर दी जाती है, इसे बोलते हैं विराम। ठीक है, यानी कि जेल में थे आप, डिसेबल हो गए, आप इसे विराम लग गया, आप जाओ घर, टाटा, विराम। इसी तरीके से महिलाओं गर्भावस्था है, आप सजा में आपको छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा प्रविलंबन। प्रविलंबन क्या होता है, ये होता है किसी भी सजा में स्थायी रूप से रोक। पहली चीज, स्थायी रूप से रोक समझो कैसे, क्या मतलब, यानी कि जब हम किसी को सजा देते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि वो सजा को वो फील करे, महसूस करे, है ना भाई। अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सजा दी, तो क्यों दी, क्योंकि उसने कोई आरोप किया था, वो आरोप घोषित हो गया, मतलब साबित हो गया। अब साबित हो गया, सजा उनको मिल गई, लेकिन कोर्ट चाहता है कि सजा उनको फील हो। सजा क्यों दी जाती है, ताकि गलती की सुधार हो और आगे गलती ना हो, इसलिए सजा दी जाती है। जब कोई व्यक्ति फील ही नहीं करेगा उस सजा को, तो वो सुधरेगा कैसे। ठीक है, तो प्रबलंबन का मतलब होता है किसी विशेष स्थिति में अगर कोई पर्सन सजा को फील ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, अस्थायी रूप से, मतलब कुछ समय के लिए सजा पर रोक लगा दी जाएगी। ये सजा, जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति को 10 साल की सजा मिली, है ना, और वो ऐसी स्थिति में है, कौमा में चले गए, तो वो सजा को फील नहीं कर रहे हैं, है ना, तो क्या करेंगे, उनको पहले ठीक किया जाएगा और फिर वापस जेल लगाया जाएगा, और आप सजा को फील कीजिए 10 साल, ये होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ये वीडियो हम यहीं रखते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी होती जा रही है। प्रेसिडेंट का सेकंड पार्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट tomorrow. So be attentive and I request you to subscribe the channel to get more update regarding
द चैनल एंड रिगार्डिंग यूपी पुलिस वी विल स्टार्ट एक न्यू प्लेलिस्ट फॉर द यूपी पुलिस। हम यूपी पुलिस के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट लाएंगे जिसमें अभी हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं ताकि आपको बहुत कम टाइम में चीज़ें कवर कर लें। आप 6 to 7 आवर्स में आपकी पॉलिटी कवर कर दी जाएगी विद इन 6 to 7 क्लासेस, जिसमें हमारा बेस रहेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आज तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसके बेस पे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं ये हम दिखाएंगे और उसी